हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह जो सेट प्रैक्टिस मंडे टू फ्राइडे चलता है, यह आज सेट नंबर 23 है। अभी तक 22 सेट का पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया गया है और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर भी डाल दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट 22 सेट नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम में है, वहाँ से टेलीग्राम डाउनलोड करके और टेलीग्राम से पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दूं कि इसमें 50 क्वेश्चन रहता है और चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है। यह टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के पैटर्न पर आधारित है। जैसे बिहार दरोगा में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों को देखते हुए इस सीरीज़ को स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज़ में 50 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिस्कशन यानी कि 200 क्वेश्चन को आपको बताया जाता है। अभी तक 22 सेट जो दिया गया है उसमें कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, यानी कि आपके पास 1100 क्वेश्चन का कलेक्शन हो गया है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो इसे आप लोग ज़रूर बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करेंगे। और वीडियो को बीच में कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। और जो लोग भी चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सेट नंबर 23 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सही है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, यह भी आपको सही है। अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो यह चारों जो स्टेटमेंट दिया गया है चारों सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें और सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 2 और 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक किसने लिखा था, तो सर एडविन अर्नाल्ड। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो दिव्य वादन पर है, ललिता विस्तार पर है, सुत्त पिटक पर है और अभिधम पिटक पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ललिता विस्तार पर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा जो अभिलेख है वह समर्पित है। शिलालेख 13वां, शिलालेख 12वां, शिलालेख स्तंभलेख 7वां और भाब्रू लघु शिलालेख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि जो शिलालेख है 12वां है वही है। और 13वां शिलालेख में कलिंग के युद्ध की बात कही गई है। और सबसे बड़ा अभिलेख है जो कि 7वां है और सबसे छोटा रुक्मिणी देवी है। तो अशोक के टोटल 14 शिलालेख है और शिलालेख से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो हर शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। बर्नी के द्वारा जो यह कथन कहा गया था किस सुल्तान के लिए कहा गया था। इल्तुतमिश के लिए, बलवन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए और मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कहा गया था। इल्तुतमिश की बात करें तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था और एकता प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। बलवन अपनी पुत्री की शादी नासरुद्दीन से किया था, जो कि टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दीवान कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। जो भी बात बताया जाता है इसमें आपको जो बात अच्छा लगता है और नहीं जानते उसे ज़रूर नोट करेंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं। किस राज्यारोहण जो है उसका 500 वर्ष गुजर गया है। हरिहर प्रथम का, कृष्णदेव राय का,
कुलोत्तुंग प्रथम का और राजराय प्रथम का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कृष्णदेव राय का, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, तूतीय ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? यह क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया और बिहार दरोगा में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। पट्टी में, पाटिल में, पटियाली में और पटियाला में। तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था यह पटियाली में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हिंदी के खड़ी बोली अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के संस्थापक है? मतलब कौन सा जो है कलकत्ता शहर के संस्थापक हैं? चार्ल्स आयर, जॉब चर्नक, गेरोल्ड अंगियार और विलियम नॉरिस। तो कलकत्ता शहर की स्थापना जॉब चर्नक के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। और गेरोल्ड अंगियार की बात करें तो यह मुंबई की स्थापना किया था, मुंबई शहर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक जो संधि हुआ था इसे स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ट्रावनकोर का राजा। तो यह किसने किया था? तो यह आपको अवध का नवाब ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। हैदराबाद का निजाम जो था चिलकलीज खां था, जिसका संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका सुमेल गलत है, यानी कि किसका सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त 1793, यह आपको सही है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, यह भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो उच्चतम निष्कृष्टता इनके शासनकाल में नहीं था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुआ था मेरठ से 10 मई को। तो यही गलत था, गलत को चुनना था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? किसने जो था 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सआदत खां और माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसका आंसर हो जाएगा सआदत खां ने किया था। और 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई को हुआ था। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 11, पत्रकारों के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकारों के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला जो प्रथम भारतीय था वह कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा वह थे बाल गंगाधर तिलक, जो पत्रकारों को निर्वहन किए थे। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 3 बार किया है, 1886 में, 1893 में और 1906 में। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है सूची अ को सूची ब से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करेंगे। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरे तरफ आपको भाषा है, तो इसे मिलाना है। आइए मिलाते हैं। भारत मित्र की बात करें तो यह हिंदी भाषा से संबंधित है। राष्ट्रमत की बात करें तो यह मराठी भाषा से है। प्रजा मित्र की बात करें तो प्रजा मित्र है आपको गुजराती से। और नायक की बात करें तो यह आपको बंगाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। आइए ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में नहीं हुआ था, यह गलत है।
दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में किया गया था। यह सही है। यह आपको कब किया गया था? तो 1886 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ने लखनऊ में अधिवेशन में समझौता किया था। यह भी सही है और इसकी अध्यक्षता आरसी मजूमदार के द्वारा किया गया है। तो यानी कि 2 और 3 सही है। आइए ऑप्शन देखते हैं। 1 और 2, केवल 2 और 3, और ऑप्शन डी की बात करें तो केवल 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 1928 में साइमन कमीशन भारत के किस उद्देश्य से आया था? 1928 में साइमन कमीशन जो था यह भारत किस उद्देश्य से आया था? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा के सुधार के लिए, कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए और सैनिक क्षमता के मूल्यांकन हेतु के लिए। तो यह किस लिए आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। और साइमन कमीशन जब भारत आया था उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुईस फिशर का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से और भारत छोड़ो आंदोलन से। तो महात्मा गांधी के जो जीवनीकार था उनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। यह 1942 में 9 अगस्त को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिन लिथगो थे। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित उच्चवाच आकृति पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उच्चवाच आकृति पर ध्यान दीजिए। महादेव का पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर के पठार और खांसी की पहाड़ियाँ उपयुक्त ऊंचा उच्च आकृति के पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से सजाना है। ऊंचा ऊंच, तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा महादेव, उसके बाद हो जाएगा मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर और उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ मेघालय। तो मेघालय पूरब में और सबसे पश्चिम में महादेव के पर्वत है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यह आपको सही है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जयलैपला भी दर्रा सिक्किम में है। भोर घाट की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में नहीं है, भोर घाट महाराष्ट्र में है। भोर घाट महाराष्ट्र में है, तो यही गलत है, गलत को चुनना था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और पाल घाट की बात करें तो पाल घाट आपको केरल में है। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक उत्तर वाहिनी है? मतलब क्वेश्चन पूछा गया है गंगा की यह चारों नदी सहायक जो कि उत्तर की ओर वाहिनी है, तो कोसी, घघरा, सोन और गंडक। तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है और पटना में उत्तर की ओर बहते हुए यह पटना में आकर गंगा नदी में मिलता है। कोसी नदी की बात करें तो इन्हें अरुणा नदी के नाम से भी जाना जाता है और कोसी बिहार के शोक नदी को कहा जाता है। अयोध्या जो शहर है घघरा नदी के किनारे है, वही सरजू नदी उसी को बोला जाता है। और गंडक नदी आकर सोनपुर के पास गंगा नदी में मिलता है और यह नेपाल से निकलता है और इसे नारायणी नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में कौन सा नदी पोंग बांध के जल को उपयोग करती है? कौन सा नदी जो है वह पोंग बांध के जल को उपयोग करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, पुंचमपाद परियोजना, म्यूराक्षी परियोजना और नागार्जुन सागर परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पुंचपाद परियोजना की बात करें तो यह आपको गोदावरी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है और आंध्र प्रदेश में। म्यूराक्षी परियोजना म्यूराक्षी नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। तो इस तरह चारों ऑप्शन को आपको डिटेल बताया जाता है। वैसे आप लोग ज़रूर इसको अच्छे से याद कर लेंगे और जो चीज़ इसमें नहीं जानते उसे ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 20, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना
क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। मतलब पृथ्वी के अलावा बृहस्पति है, मंगल है, यूरोप बृहस्पति का चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा। इसका आंसर हो जाएगा यूरोपा बृहस्पति का चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? तो 92 उपग्रह है और सबसे बड़ा इसका उपग्रह है गैनीमेड और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? पूछा गया कि कौन सा जो है यह प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, एंडीज पर्वत और अल्पेशियन पर्वत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है नहीं है और बाकी यूराल, अरावली यह सब है। अरावली राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 22। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? यानी कि 3 तरंग होता है, PSLV। भूकंप के तरंग कौन से तरंग का होता है? BSL, MBL, RSL और PSL। तब भूकंप के तरंग जो उद्भव होता है वह होता है आपको PSL, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है और उसका जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर स्थल पर उसका तीव्रता मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है वह कौन सा है? कन्याकुमारी है, बाड़ा निकोबार है, लक्षद्वीप है और मद्रास है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो बाड़ा निकोबार है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन आपको BPSC में पूछा गया है। 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 10 होना चाहिए और 12 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए सुनवाई के लिए। 24 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 जो है, एक तरफ सूची अ है और सूची ब है। एक तरफ आपको भाग दिया गया और दूसरी तरफ उससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार का बात भारतीय संविधान के किस भाग में कहा जा रहा है, यह बात पूछा गया है। आइए मिलाते हैं। तो मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार हो जाएगा भाग 3, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा भाग 4 के क, और निर्वाचन की बात करें तो हो जाएगा आपको भाग 15, और आपात उपबंध की बात करें तो भाग 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 और 1। देखते हैं कि किस ऑप्शन में है 3, 4 और 2, 1, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्या कह रहा है? 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? कौन से अधिनियम के तहत? 1853 के चार्टर अधिनियम, 1858 के शासन अधिनियम और 1892 भारत परिषद अधिनियम और 1919 भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह आपको 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया है। उस समय डलहौजी था। 1858 के शासन के अधिनियम के तहत मुगल सत्ता को समाप्त कर दिया गया था। और 1919 का जो अधिनियम है चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से सुधार है, जो कि राज्य में द्वैध शासन की बात कही गई थी। और 1892 में विधान परिषद पर बहस करने का बात कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के और उसके प्रमुख प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो 42वां संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, पहला संविधान संशोधन 1951 और 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो इसमें
शिक्षा के आधार को मौलिक अधिकार में हटा दिया गया था 1978 में हुआ। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और 7वां संविधान संशोधन जिसमें 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश का बात कहा गया था। तो सभी को अच्छे से आप लोग जरूर याद कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित की गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 21 में और अनुच्छेद 56 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों की अंत का बात कहा है। मतलब किसी भी देश के जो पुरस्कार होगा बिना राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं ले सकता है कोई भी, यह बात अनुच्छेद 18 में है। और समानता का अधिकार 14 में है। 21 की बात करें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात है। और अनुच्छेद 56 में बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल की अवधि होता है 5 वर्ष का, यह बात 56 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत पर मुख्य न्यायाधीश से। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को किया जाता है। राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले बताइए कि जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। और जीएसटी अध्यक्ष परिषद की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर, प्रधानमंत्री, सचिव और वित्त मंत्री। तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह आरबीआई के गवर्नर होता है, जो कि वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। बर्फ पर उगने वाला शैवाल को क्या कहा जाता है। बर्फ पर जो उगता है उस शैवाल को क्या कहा जाता है। क्रिप्टोफाइट्स, लिथोफाइट, ब्रायोफाइट और ट्रेकियोफाइट। तो बर्फ पर उगने वाले पौधे को कहा जाता है लिथोफाइट। क्वेश्चन नंबर 32। सरसों के बीज के अपश्रमिक के रूप में समानतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। आर्जिमोन के बीज, पतियों के बीज, जीरा के बीज और धनिया के बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, धनिया के बीज। और भारत में सबसे ज़्यादा सरसों राजस्थान में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो सरसों है राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है। किलोसिस जो रोग है वह होता है विटामिन B2 से, विटामिन B3 से, विटामिन B5 से और विटामिन K से। तो किलोसिस रोग की बात करें तो यह आपको विटामिन B5 से होता है। विटामिन B2 के बात करें तो रिबोफ्लोविन इसका नाम है। और विटामिन B3 नियासिन है। और विटामिन K के कारण रक्त थका जमता है। और विटामिन K का नाम फिनोक्विनिन है। क्वेश्चन नंबर 34। बड़ा जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है। पूछा गया कि कौन सा कथन जो है गलत है, गलत को चुनना है। बड़ा जी का मान 6.67 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यह आपको सही है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी है कथन सभी सत्य है। तो नहीं, तो जो यह है ना एक सदिश राशि है, नहीं यह एक अदिश राशि है। जी जो है अदिश राशि है। तो ऑप्शन बी जो गलत है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गित किया गया है। बर्जिलियस, डोवेर्नर, मेंडलीफ और मोसले।
तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो यह आपको बर्जिलियस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम का प्रयोग किसकी दिशा को पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग का जो दाएं हस्त का नियम है किसकी दिशा पता लगाने में किया जाता है? तो प्रेरित धारा का, वास्तविक धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का और दृष्ट धारा का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रेरित धारा का। प्रेरित धारा को पता लगाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड लगभग आधा भाग पृथ्वी को स्थिरीकृत करता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। टेरिडोफाइट में, मोरी कल्चर में, शैवाल में और जिम्नोस्पर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि शैवाल में। आइए अगला क्वेश्चन का मिलान करना है। सूची अ को सूची ब से सुमिलित कीजिए। एक तरफ प्रदूषण है और दूसरी तरफ प्रभावित अंग है। तो एस्बेस्टस जो है इससे क्या प्रभावित होता है? एस्बेस्टस से आपको फेफड़ा प्रभावित होता है। एस्बेस्टस से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। वही सीसा से बात करें तो सीसा से हो जाएगा आपको, सीसा से हो जाएगा उदर प्रभावित होता है, और पारा से रक्त धाराएं होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से बात करें तो आपको मस्तिष्क होता है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 3, 2, 4, 1। आइए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, यह बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, यह भी आपको सही है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। तो नहीं, यह कम नहीं होता है, यही गलत है। गलत को चुनना था। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। और आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी जो है गलत है, गलत को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? थैलेसीमिया, वर्णदाता, हीमोफीलिया और ल्यूकेमिया। तो वर्णदाता मतलब जन्मजात होता है, यह कभी ठीक नहीं होता है। तो थैलेसीमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है। इसमें हीमोफीलिया में रक्त थका नहीं जमता है, और वर्णदाता में आपको कलर की पहचान नहीं कर सकते हैं। ल्यूकेमिया जो है कैंसर से होता है, जो ब्लड कैंसर से संबंधित है। यही आपको ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिजनन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, विषवक्ता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, और शरीर के ताप को कम करता है, और प्रतिपिंड के निर्माण के उद्दीपन करता है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिपिंड के निर्माण के उद्दीपन करता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? पूछा गया कि कौन सा जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। स्टेटाइन, फ्रांसियम, ट्रिटियम और जर्कोनियम। तो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्कोनियम। जर्कोनियम नहीं है और बाकी तीनों है। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारिणी भाषा क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका कार्यकारिणी भाषा क्या है? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी एवं स्पेनिश। और ऑप्शन बी की बात करें तो अंग्रेजी और फ्रेंच। ऑप्शन सी की बात करें तो अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच और रूसी। और ऑप्शन डी है अंग्रेजी, हिंदी, चीनी और रूसी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, जो अंग्रेजी भी होगा और फ्रेंच भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, साइटियस
अल्टियस एवं फेरिटियस शब्द किस खेल से संबंधित है? ओलंपिक से है, राष्ट्रमंडल से है, एशियाड से है और राष्ट्रकुल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जो ओलंपिक से है, ओलंपिक से है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, जिस तरह तमिलनाडु में फसल के कटाई पर पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है, उसी तरह उत्तर भारत में कौन सा पर्व मनाया जाता है? मकर संक्रांति, क्रिसमस, होली और बैसाखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि मकर संक्रांति मनाया जाता है। क्रिसमस जो है 25 तारीख को बड़ा दिन के रूप में मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक तरफ लेखक है और दूसरे तरफ पुस्तक का नाम है। आइए अब मिलाना है, मिलाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो इंडिया डिवाइडेड। और महात्मा गांधी के द्वारा बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट, डी हो गया। अब दिलीप मुखर्जी की बात करें तो दिलीप मुखर्जी जो है टेररिस्ट लिखे थे। और बचा ये कब? एन.एस. बनर्जी नेशन इन मेकिंग लिखे थे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। 2, 4, 1 और 3। देखते हैं कि ऑप्शन किस में है। 2, 4, 1 और 3, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद, मजलिस, श्री हरिकोटा और त्रिवेंद्रम। यह 2 ऑप्शन कहीं और से टाइप हो गया है, इसीलिए इसमें 4 संसद का नाम नहीं है। तो जातीय संसद जो है ना, यह बांग्लादेश के संसद का नाम है। जातीय संसद बांग्लादेश के संसद का नाम है। मालदीव के संसद मजलिस है। क्वेश्चन नंबर 48। जापान का मुद्रा क्या है? क्यात, एन, रियाल और युआन। तो जापान की मुद्रा की बात करें तो यह आपको एन है। और चीन का मुद्रा जो है युआन है। और सऊदी अरब का मुद्रा रियाल है। और म्यांमार का मुद्रा जो है क्यात है। तो चारों मुद्रा को आप लोग जरूर अच्छे से याद रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को, 8 मार्च को, 1 फरवरी को और 25 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी की बात करें तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और 25 मार्च आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। सेट नंबर 23 का यानी कि लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? के कामराज को, लाल बहादुर शास्त्री को, एम.जी. रामचंद्रन को और भीमराव अंबेडकर को। तो मरणोपरांत किसे दिया गया था? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में ताशकंद के समय, ताशकंद जब हुआ था उसी समय दिया गया था। और भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इन्हें 1890 भीमराव अंबेडकर को 1890 में भारत रत्न दिया गया था और इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन था मैं आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से इसका डिस्कशन किया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह टेस्ट सीरीज आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको वह आपके पास आएगा। तो जैसे मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का सीरीज मंडे टू फ्राइडे लाते हैं, तब इसमें आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट होइए। एग्ज़ाम तक आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन का सिलेक्शन हो जाएगा और उसी से आपके एग्ज़ाम में 60 से 70 क्वेश्चन आने की 100% दावा किया जा रहा है। और जिनका भी बीपीएससी असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, इसी 23-24 सेट से आप देखिएगा कि कितने आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। और समय आज यूट्यूब के कम्युनिटी में मैंने डाला हूं
कि जो भी लाइव ग्रुप डिस्कशन 6:30 बजे चलता था उसमें समय में परिवर्तन करने को सोच रहा हूँ। तो आप लोग उसमें अपना सजेशन ज़रूर कीजिए। उसमें टाइमिंग दे दिया गया है, जिसमें ज़्यादा वोटिंग होगा उस समय उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। शाम को 6:30 बजे मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।